Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले हम सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी के सभी सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका सहयोग ही हमारी असली ताकत है, जिससे हम ये सारी गहरी रिसर्च और विश्लेषण आप तक ला पाते हैं। और अगर आप आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में सोचें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास स्रोत के तौर पर है एनसीईआरटी कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की किताब का पहला अध्याय, पालमपुर गांव की कहानी। अब सुनने में ये बड़ा सीधा साधा लगता है, एक गांव की कहानी, लेकिन हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि कैसे ये एक काल्पनिक गांव असल में पूरे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक तरह से एक्सरे है। खासकर यूपीएससी के नजरिए से हम देखेंगे कि कैसे इस एक अध्याय में जीएस पेपर थी के कई बड़े टॉपिक्स के बीच छुपे हुए हैं। हाँ, और ये नींव इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी अक्सर सतही ज्ञान को भेद कर ये परखता है कि आपकी बुनियादी समझ कितनी मजबूत है। पालमपुर की कहानी यही मजबूती देती है। ये हमें उत्पादन, भूमि सुधार, कृषि ऋण जैसे भारी भरकम शब्दों को जमीनी हकीकत से जोड़कर दिखाती है। हम इस चर्चा में इन अवधारणाओं को पिछले वर्षों के प्रश्नों यानी पीवाईक्यू से भी जोड़ेंगे, ताकि ये पता चले कि परीक्षक इन बुनियादी विषयों से कैसे सवाल पूछता है। तो पालमपुर कोई असली गांव नहीं है, बल्कि एक कल्पना है, लेकिन इसे इस तरह बनाया गया है कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी गांव जैसा लगे। यहाँ सड़कें हैं जो इसे पास के बड़े गांव रायगंज और कस्बे शाहपुर से जोड़ती हैं। गांव में बिजली है जिससे खेतों में सिंचाई होती है और छोटे मोटे काम भी होते हैं। स्कूल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, यानी एक पिछड़ा हुआ गांव नहीं है। और यहाँ की मुख्य आर्थिक गतिविधि, जैसा कि भारत के ज्यादातर गांवों में होता है, खेती है। लगभग 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर हैं। ही पर एक दिलचस्प बात है, एनसीईआरटी ने जानबूझकर एक ऐसे गांव का उदाहरण लिया है जहां बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है। बिजली और सिंचाई का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाता है कि विकास की पहली सीढ़ी क्या है। यही वो चीजें हैं जो एक गांव की कृषि और गैर कृषि दोनों गतिविधियों को रफ्तार देती हैं। ये सीधी तौर पर यूपीएससी मेंस के टॉपिक्स जैसे ग्रामीण विकास में बुनियादी ढांचे की भूमिका से जुड़ता है। पालमपुर एक तरह का आदर्श केस स्टडी है ये समझने के लिए कि जब चीजें सही दिशा में काम करती हैं तो क्या होता है। अच्छा, तो अगर पालमपुर में किसी को कुछ बनाना है, मान लीजिए मिश्रीलाल को गुड़ बनाना है या किसी किसान को गेहूं उगाना है, तो उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? किताब इसी को उत्पादन का संगठन के तौर पर समझाती है और 4 जरूरतों की बात करती है: भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। मुझे हमेशा लगता है कि इनमें से भूमि, श्रम और पूंजी पर तो बहुत बात होती है, लेकिन चौथी चीज मानव पूंजी सबसे ज्यादा अनदेखी की जाती है। क्या ये सच है, खासकर भारत के ग्रामीण संदर्भ में? ये बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल सच है। पहली 3 चीजें तो साफ दिखती हैं। भूमि चाहिए यानी जमीन और प्राकृतिक संसाधन, श्रम चाहिए यानी काम करने वाले लोग, और भौतिक पूंजी जिसे फिजिकल कैपिटल कहते हैं वो चाहिए। इसमें भी 2 तरह की पूंजी होती है। एक है स्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल, जैसे ट्रैक्टर, मशीनें, औजार जो सालों साल चलती हैं, और दूसरी है कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल, जैसे बीज, खाद या हाथ में रखा नकद पैसा जो उत्पादन प्रक्रिया में खत्म हो जाता है। और चौथी है मानव पूंजी। हाँ, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, यानी ज्ञान और उद्यम, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। यही वो अदृश्य शक्ति है जो बाकी तीनों को एक साथ लाती है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी जमीन, मजदूर और पैसा हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये ज्ञान नहीं है कि कौन सा बीज इस्तेमाल करना है, कब सिंचाई करनी है और बाजार में फसल कब बेचनी है, तो सब बेकार है। भारत के ग्रामीण संदर्भ में यही मानव पूंजी अक्सर सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही कौशल, शिक्षा और बाजार की समझ का अभाव। इसीलिए सरकार अब कौशल विकास, स्किल इंडिया और डिजिटल साक्षरता पर इतना जोर दे रही है। ये सीधे जीएस पेपर 2 और 3 के विषयों से जुड़ता है। तो ये तो हो गई उत्पादन की थ्योरी। अब देखते हैं कि पालमपुर के लोग असल में इसे जमीन पर कैसे उतारते हैं, खासकर अपनी खेती में।
जो उनकी 75% आबादी की जिंदगी है। किताब बताती है कि गांव में खेती की जमीन तो बढ़ नहीं सकती, वो स्थिर है, तो फिर ज्यादा पैदावार कैसे हो। यहीं से पालमपुर की कहानी दिलचस्प होने लगती है। उनके पास दो मुख्य रास्ते हैं। पहला, एक ही जमीन पर एक साल में कई फसलें उगाना, जिसे बहुविध फसल प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे बरसात में यानी खरीफ में ज्वार बाजरा उगा लिया, फिर सर्दियों रबी में गेहूं, और बीच के समय में आलू जैसी कोई तीसरी फसल भी लगा दी। ये जमीन के हर टुकड़े का मतलब अधिकतम उपयोग है। और दूसरा तरीका, जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी, आधुनिक कृषि। 1960 के दशक के अंत में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें ज्यादा उपज देने वाले HYV बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल शुरू हुआ। एक मिनट, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। किताब कहती है कि पारंपरिक बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो HYV बीजों से सीधे 3200 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई। ये तो लगभग 2.5 गुना है। ये तो जादू जैसा लगता है, लेकिन क्या ये जादू टिकाऊ था? यही सबसे बड़ा सवाल है। उस समय के लिए ये जादू जरूरी था। भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, और हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। ये खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी के लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस जादू की एक कीमत थी, जिसका जिक्र किताब में डाउन टू अर्थ और द ट्रिब्यून के लेखों के जरिए किया गया है। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता को कम कर दिया। ट्यूबवेल से सिंचाई ने भूजल स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया। पंजाब और पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में आज ये गंभीर पर्यावरणीय संकट है। इसका मतलब है कि खेती की लागत भी बढ़ गई होगी। खाद, बीज, कीटनाशक, ट्यूबवेल का पानी, सब कुछ महंगा। बिल्कुल। और इसने किसानों के बीच असमानता को भी बढ़ाया। बड़े किसान जिनके पास पैसा था, वो आसानी से ये नई तकनीकें अपना सकें और उनकी आय कई गुना बढ़ गई। लेकिन छोटे किसान या तो पीछे रह गए, या फिर इन महंगी चीजों को खरीदने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ा। इस पर UPSC मेंस में कई बार सवाल पूछा गया है, जैसे हरित क्रांति ने भारत की खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित की, लेकिन इसके गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम हुए। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज। ये अध्याय उस उत्तर की पूरी रूपरेखा देता है। चलिए इसी असमानता की बात को आगे बढ़ाते हैं और भूमि के वितरण को देखते हैं, जो किसी भी गांव की सामाजिक आर्थिक संरचना की कुंजी है। पालमपुर में कुल 450 परिवार हैं, लेकिन जमीन का बंटवारा बहुत ही असमान है। 1/3 परिवार यानी 150 परिवार भूमिहीन हैं, ज्यादातर दलित हैं। फिर 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और मुट्ठी भर सिर्फ 60 बड़े और मध्यम किसान हैं। और ये तस्वीर आज भी भारत के ज्यादातर गांवों की है। किताब में गोविंद की कहानी दी गई है, जिसके पास 2.25 हेक्टेयर जमीन थी। उसके 3 बेटे थे। उसकी मृत्यु के बाद वो जमीन तीनों में बट गई और हर एक के हिस्से में सिर्फ 0.75 हेक्टेयर जमीन आई। अब इतनी छोटी जमीन पर आधुनिक खेती करके गुजारा करना लगभग नामुमकिन है। तो असल में गोविंद के 3 बेटों में जमीन का बंटना सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं है, ये भारत की कृषि उत्पादकता पर लगाम लगाने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक, भूमि विखंडन, लैंड फ्रैगमेंटेशन का जीता जागता उदाहरण है। आपने एकदम सही पकड़ा। यही वो इंसाइट है जो एक UPSC एस्पिरेंट को इस कहानी से निकालनी है। ये भूमि विखंडन ही है जो ट्रैक्टर जैसे मशीनीकरण को अव्यवहारिक बना देता है और खेती को अलाभकारी बनाता है। यही वजह है कि सरकार अब लैंड पूलिंग और FPOs यानी किसान उत्पादक संगठन जैसे समाधानों पर जोर दे रही है, ताकि गोविंद के बेटों जैसे किसान मिलकर एक बड़े खेत की तरह खेती कर सके और लागत कम कर सके। 2013 के UPSC मेंस में एक सवाल था, भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों को डिजाइन करने और लागू करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा करें। गोविंद की कहानी उस सवाल का सीधा जवाब है। भूमि के बाद आता है श्रम। जाहिर है, जो भूमिहीन है या जिनके पास बहुत थोड़ी जमीन है, वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते होंगे। किताब में डाला और रामकली के बीच की बातचीत वाकई सोचने पर मजबूर करती है। वे न्यूनतम मजदूरी, जो उस समय 60 रुपए तय थी, उससे भी कम 35-40 रुपए पर काम करने को तैयार हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है,
ये भारत में फार्म लेबर की असलियत है, जहां आपूर्ति ज्यादा है और मोल भाव करने की शक्ति शून्य। उन्हें काम तभी मिलता है जब बुवाई या कटाई का मौसम हो। बाकी समय वे या तो बेरोजगार रहते हैं या फिर काम की तलाश में शहर जाते हैं। कर्ज का बोझ उन पर हमेशा बना रहता है। ये हमें सीधे मनरेगा, MGNREGA जैसी योजनाओं के महत्व को समझाता है, जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देकर उनकी इस मोलभाव की शक्ति को थोड़ा बढ़ाती है। ठीक है, भूमि और श्रम हो गया। अब बात करते हैं पूंजी की, यानी पैसे की। छोटे किसानों को बीज, खाद के लिए पैसा कहाँ से मिलता होगा? उनके लिए पूंजी की व्यवस्था करना एक संघर्ष है। ज्यादातर छोटे किसान बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेते हैं। किताब में सविता की कहानी है, जैसे 24% की ब्याज दर पर कर्ज मिलता है और उसे साहूकार के खेतों में मजदूरी करने का वादा भी करना पड़ता है। ये एक दुष्चक्र है, एक कर्ज का जाल, डेट ट्रैप। इसके विपरीत बड़े किसानों को खेती से जो अतिरिक्त उपज होती है, जिसे अधिशेष या सरप्लस कहते हैं, उसे बेचकर पैसा मिलता है। वही पैसा उनकी अगली फसल के लिए पूंजी बन जाता है या फिर वो उसे बैंक में जमा करते हैं। तो मतलब अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब कर्ज के जाल में फंसा रहता है। मोटे तौर पे हाँ। यहीं पर संस्थापक ऋण मतलब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की भूमिका आती है। किताब में किशोरा की एक और कहानी है। उसने साहूकार के बजाय बैंक से कम ब्याज पर कर्ज लिया, एक भैंस खरीदी और अब वो दूध बेचकर अपनी आय बढ़ा रहा है। यह वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और ग्रामीण बैंकों के महत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे सही समय पर मिला सस्ता कर्ज किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये तो हुई खेती की बात, जो गांव की 75% आबादी करती है। लेकिन बाकी 25% लोग क्या करते हैं? इस गैर कृषि क्रियाओं वाले हिस्से को अक्सर लोग जल्दी में पढ़कर निकल जाते हैं। और यहीं वे एक महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य कृषि के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन में ही है। पालमपुर में डेयरी एक आम काम है। लोग भैंस पालते हैं और दूध पास के गांव रायगंज में बेचते हैं। यह खेती के साथ साथ आय का एक स्थिर स्रोत देता है। और मिश्री लाल की गुड़ बनाने की यूनिट का भी उदाहरण है। ये बहुत दिलचस्प है। वो किसानों से गन्ना खरीदता है और अपनी मशीन से गुड़ बनाकर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। हाँ, मिश्री लाल का उदाहरण छोटा जरूर है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। ये दिखाता है कि कैसे कृषि के अधिशेष मतलब गन्ने को गांव के अंदर ही वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये असल में ग्रामीण औद्योगिकरण और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग का एक छोटा मॉडल है। लेकिन इसमें चुनौतियां क्या हैं? शायद बिजली की अनियमित आपूर्ति या बाजार तक पहुंचने के लिए बेहतर भंडारण और परिवहन की कमी। यही चुनौतियां आज भारत के MSME सेक्टर के सामने भी हैं। इसके अलावा दुकानदार भी हैं जो शहरों से सामान लाकर बेचते हैं, और परिवहन का काम भी है, जैसे जीप, ट्रैक्टर, तांगा चलाना। तो एक छोटा मोटा सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी गांव में मौजूद है। खेती में बहुत ज्यादा लोग लगे हैं, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी अगर कुछ लोगों को खेती से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देकर ही उन अतिरिक्त लोगों को उत्पादक रोजगार दिया जा सकता है। ये समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक मुख्य घटक है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो पालमपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। ये भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक सूक्ष्म प्रतिबिंब है। इसने हमें उत्पादन के कारकों से लेकर हरित क्रांति के दोहरे प्रभाव, भूमि वितरण की असमानता, कर्ज के जाल और ग्रामीण विविधीकरण की जरूरत, सब कुछ बहुत सरल तरीके से समझा दिया। सही कहा। ये केवल किताबी बातें नहीं है, बल्कि UPSC पाठ्यक्रम के जीवंत विषय हैं। भूमि सुधार, कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास, MSMEs और कृषि का विविधीकरण, इस एक अध्याय से अर्थव्यवस्था के कई बुनियादी स्तंभों को समझा जा सकता है। यह हमें सिखाता है कि आर्थिक अवधारणाओं को लोगों की कहानियों के माध्यम से कैसे समझा जाए। गोविंद, डाला, रामकली, किशोरा और मिश्रीलाल, ये सब सिर्फ नाम नहीं है, ये भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलग-अलग चेहरे हैं। ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में आता है। पूछिए। पालमपुर की ये कहानी कुछ दशक पुरानी आर्थिक सामाजिक संरचना पर आधारित लगती है।
आज का भारतीय गांव तो बहुत बदल गया है। तो एक विचारणीय प्रश्न ये है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओज और नई सरकारी योजनाओं के इस दौर में 2025 का पालमपुर कैसा दिखेगा? यह एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। क्या गोविंद के पोते अब भी जमीन के छोटे टुकड़ों पर लड़ रहे होंगे या वे एफपीओ बनाकर साथ खेती कर रहे होंगे? क्या डाला और रामकली जैसे मजदूरों को अब भी साहूकारों के रहमो करम पर जीना पड़ेगा या जनधन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने उनकी स्थिति मजबूत की होगी? क्या मिश्रीलाल की गुड़ बनाने की यूनिट अब भी छोटी होगी या उसने स्टार्टअप इंडिया के तहत लोन लेकर एक छोटी फैक्ट्री लगाई होगी और अपना गुड़ ऑनलाइन बेच रहा होगा? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। वाकई इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम अपने सभी सदस्यों का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं जिनके समर्थन से हम ये काम कर पाते हैं। अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना और मेंबरशिप ज्वाइन करना ना भूलें। इससे हमें भविष्य में भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण सामग्री बनाने में मदद मिलती है। जल्द ही मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.